हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का शिवराज मैथ्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी लोगों को आज की वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन या अर्थात द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, इसमें आज हम एक्सरसाइज 4.2 से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है पढ़ने का वो है कि रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल क्या होते हैं, द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, रूट्स, उसकी बात करेंगे। देखिए, अ रियल नंबर अल्फा है ना, ये अल्फा है, इज कॉल्ड अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई नंबर अगर अल्फा है तो वो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट बनेगा। रूट कहा जाएगा कब? जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ पे ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, वेयर इज नॉट इक्वल टू जीरो। इफ ए अल्फा स्क्वायर, मतलब जो एक्स की वैल्यू है उस एक्स की वैल्यू को अगर हम अल्फा से रिप्लेस करें, मतलब एक्स की जगह पे अल्फा पुट करें, तो ए इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बी इंटू अल्फा, यानी बी एक्स है तो बी इंटू अल्फा, और प्लस सी को सी रहने दे कॉन्स्टेंट टर्म, इक्वल टू जीरो। या मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यक्स की वैल्यू अगर अल्फा रखते हैं, अल्फा इज एनी नंबर, तो उसकी वैल्यू अगर जीरो आ जाए, ठीक है ना, तो इन दिस केस वी से दैट एक्स इक्वल अल्फा इज अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस दशा में हम कहेंगे कि यक्स बराबर जो अल्फा है वो क्या है, दिए गए द्विघात समीकरण का एक मूल है, एक हल है। ठीक है। और या फिर इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अल्फा सेटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो अल्फा है वो दिए गए द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो संतुष्ट कब करेगा? जब उसका रूट्स होगा, जब उसका मूल होगा। ठीक है ना। ये बिल्कुल पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था, है ना, पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं सेम यहाँ पे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं। ठीक है ना। मतलब द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वो हमने द्विघात बहुपद के शून्यक पढ़ा था। तो बात एक ही है, बस वो बहुपद था इसलिए उसका नाम शून्यक था, अब यहाँ समीकरण बन गया तो इसका नाम रूट्स हो गया। ठीक है ना। इस तरह से हम समझेंगे। तो और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अल्फा सेटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अल्फा इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ टू एंड ओनली टू रूट्स। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके सिर्फ दो ही हो सकते हैं रूट्स। जनरली दीज रूट्स आर डिनोटेड बाई अल्फा एंड बीटा, और इनको हम सामान्यतः अल्फा और बीटा के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो जिस इक्वेशन में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं। ठीक है ना, या उसके उतने ही जीरोस होते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, देयरफॉर इसके दो ही रूट्स होते हैं, और उसको हम सामान्यतः अल्फा और बीटा के रूप में समझेंगे। वो वैल्यू अल्फा बीटा की कुछ भी हो सकती है। इस तरह से हम इसको रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उम्मीद है आपको समझ में होगा। अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक हमारा है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? शुद्ध शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है ये? और क्या है कि टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको पढ़ना है। कितने प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है? तो हमें अभी दो प्रकार का पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है ना, दो प्रकार का होता है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। शुद्ध जो है, प्योर कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है? एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन which does not have any first degree term। एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी द्विघात समीकरण, which does not have any first degree term, जिसमें कोई भी प्रथम घात का पद ना हो, फर्स्ट डिग्री टर्म ना हो, दैट इज एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के फॉर्म में हो, लेकिन बी की वैल्यू जीरो हो, मतलब ये वाला टर्म उसमें से गायब हो, एक्स का पद ही ना हो। ठीक है ना, इज कॉल्ड अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको क्या बोलते हैं? शुद्ध द्विघात समीकरण। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल जीरो, तो इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, लेकिन एक्स का टर्म गायब है। 16 एक्स स्क्वायर का टर्म है, 81 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, इसको इधर करके माइनस कर लेंगे तो कांस्टेंट टर्म इधर हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। लेकिन बी एक्स वाला टर्म जो एक्स का टर्म है वो इसमें से गायब है, तो इसलिए ये क्या है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना। अ डिफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है?
है ना, जो डिफेक्टेड नहीं है। तो अडिफेक्टेड कौन सा है, देखिए अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद अ नॉन जीरो फर्स्ट डिग्री टर्म, जिसमें नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, फर्स्ट डिग्री टर्म, फर्स्ट डिग्री का टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड एन डिफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको डिफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सच एन इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं उसी को ही आप डिफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड b इज आल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स स्क्वायर का भी टर्म होना चाहिए और x का भी टर्म होना चाहिए, दोनों, ठीक है ना। तो इस तरह का, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420 इक्वल जीरो, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर का टर्म है, यहाँ एक्स का टर्म है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है इक्वल टू जीरो। तो इस तरह का हमारा दो तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसको हम पढ़ेंगे। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसे भी सॉल्व करेंगे और डिफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसे भी सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं कि प्रोसेस क्या है इनको सॉल्व करने का, वो प्रोसेस के बारे में आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण का हल, ठीक है ना, द्विघात समीकरण का हल। देयर आर थ्री मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तीन मेथड है। वी कैन से दैट देयर आर थ्री वेज, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे तीन प्रकार हैं, तीन हमारे तरीके हैं, तीन रास्ते हमको हमारे पास टू फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के, उसके सॉल्यूशन फाइंड करने के तीन रास्ते हैं। दीज आर गिवन बिलो, उनके तीनों के नाम दिए गए हैं। पहला हमारा रास्ता होगा बाई फैक्टराइजेशन मेथड, है ना, गुणनखंड द्वारा। कौन सा, गुणनखंड विधि द्वारा, इसका नाम है गुणनखंड विधि, ठीक है ना, इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। दूसरा है बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर, हम इसका पूर्ण वर्ग भी बनाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा है बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, है ना, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके, है ना, या श्रीधराचार्य रूल, इसी द्विघाती सूत्र को ही हम बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य के सूत्र से भी हल कर सकते हैं। ये हमारे पास तीन तरीके होंगे जिससे हम हल करेंगे। गुणनखंड विधि में क्या करना होता है कि जब ax स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का फॉर्म होता है तो आपको a और c का मल्टीप्लाई करना होता है, और जो इसका प्रोडक्ट आता है उसका फैक्टर ऐसा करना होता है कि वो दोनों फैक्टर को ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो बीच का b आ जाए। ये आपको गुणनखंड विधि में करना होगा। या फिर कोई आपको उसमें कोई फार्मूला, कोई आइडेंटिटी लग रही हो तो वो आइडेंटिटी लगा के आपको फैक्टराइजेशन करना होगा, या फिर कोई कॉमन आ रहा है तो कॉमन लगा के फैक्टराइजेशन करना होगा। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का करना है तो ज़्यादातर आपको या तो कोई आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर इस तरह से हम पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इनका मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसका फैक्टर देख लेंगे कि दो ऐसे कौन से फैक्टर हैं, क्योंकि कई फैक्टर हो सकते हैं, कौन से ऐसे दो फैक्टर हैं जिनका सम या फिर उनका डिफरेंस b के इक्वल है, ठीक है। पूर्ण वर्ग बनाकर में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा, जो भी आ जाए आपका, अगर a प्लस बी होल स्क्वायर में आता है तो वो कर लीजिए, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है तो उसमें कर लीजिए, कोई भी एक आपको पूर्ण वर्ग उसको बनाना पड़ेगा, कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा। और दूसरा है फार्मूला, द्विघाती फार्मूला, तो उसके लिए एक फार्मूला दिया था इन्होंने कि एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना, जहाँ पे ए बी सी नोन है आपको, ये होता है ना, इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल जीरो हो तो यहाँ पे ए बी सी जो यहाँ पे वो होते हैं कांस्टेंट, है ना, इन कांस्टेंट की वैल्यूज यहाँ पे आपको पुट करके इस तरह से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और दो वैल्यूज आएंगी आपको, तो वो मैंने बता ही दिया कि अल्फा और बीटा होंगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे मेथड है, इस तरह से हम इसको करेंगे, ठीक है। आइए आगे देख, आइए क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3 है। क्वेश्चन ये है कि गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल जीरो के मूल ज्ञात कीजिए, मतलब बाई फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल जीरो। इसके हमें रूट्स फाइंड करने, तो आपको कुछ नहीं करना, पहले इसको लिख लेना है, इसका सोल्यूशन लिख लीजिए। सोल्यूशन में आपको इसी को लिख लेना है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। अब आपको क्या करना है, आपको
यहाँ पे आपको ये 2 और 3 का मल्टीप्लाई करना है। 2 एंड 3 मल्टीप्लाई करने पे 6 आया। अब 6 का फैक्टर देखना कि किससे आ रहा है, तो है ना, तो यहाँ पे 2 + 3 इक्वल भी 5 आ रहा है। और इसका दूसरा फैक्टर अगर आप देख लें तो 6 1 जा 6 भी आ रहा है और 6 में से -1 करने पे भी 5 आ रहा है। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि इससे हमारा काम बनेगा कि इससे काम बनेगा। 5 तो दोनों से आ रहा है, ठीक है ना। मैं इसको देख लेता हूँ। तो देखिए 2x² को 2x² लिखिए, माइनस की जगह -5 को चेंज करिए 2 + 3, ठीक है। 2 + 3 हो गया, x हो गया, +3 = 0, राइट। अब देखिए 2x² को लिखिए, फिर -2x लिखिए क्योंकि ये माइनस हो जाएगा। अब माइनस प्लस -3x होगा और फिर +3 = 0। अब ये 2x² हो गया, माइनस का 2x और माइनस। अब आप कॉमन ले लीजिए सीधे, क्या ज़रूरत है। यहाँ देखिए सीधे 2x कॉमन दिख रहा है, तो 2 और x कॉमन लिया तो x बचा, और 2x पूरा कॉमन लिया तो 1 बचेगा क्योंकि इसमें 1 का मल्टीप्लाई है। यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है दोनों में, तो माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा। माइनस कॉमन लिया इसलिए यहाँ माइनस है नहीं तो माइनस हो जाएगा, और 3 × 1 = 3 तो यहाँ 1 बचेगा = 0। अब देखिए x - 1 दोनों में कॉमन है तो x - 1 लेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x - 3 = 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि या तो ये 0 होगा तब तो मल्टीप्लाई करने पर 0 आया, या ये 0 होगा तब आया होगा। जैसे आपको मैं ये कहूँ 4 × 5 = 0 आ रहा है, तो 4 × 5 0 होने तो 5 × 20 होगा, तो या तो ये 0 × 5 = 0 होगा, या फिर यहाँ पे 4 रहेगा और ये 0 होगा तब 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ होगा, तो हम दोनों को 0 पे इक्वल अलग अलग पुट करेंगे। तो लिखेंगे x - 1 = 0, तो x इक्वल क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। तो ये आपका पहला रूट्स आ गया। फिर ऐसे ही 2x - 3 = 0 पुट करिए, तो 2x = 3 हो जाएगा, तो x इक्वल क्या आ जाएगा 3/2, ठीक है ना। तो ये आपका दूसरा रूट्स आ जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। ये तो तरीका रहा आपका पहला करने का, इसको किस तरह से आप कर लेंगे। बाकी अगर आप इसको लेते हैं तब क्या होगा, देखिए 2x² माइनस, अगर आप इसको 6 - 1 लिख लेते हैं और x और +3 = 0 लिखते हैं तो प्रॉब्लम क्या आएगी वो देखिए। 2x² - 6x माइनस माइनस +1x +3 = 0। यहाँ पे 2x कॉमन दिख रहा है तो 2x लेंगे, तो यहाँ x बचेगा और 2 3 जा x, 3 हो गया, x तो कॉमन ही है। फिर प्लस यहाँ पे 1 जब कॉमन लेंगे तो x + 3 हो जाएगा = 0। अब ये x + 3 है और ये x - 3 है, यहीं पे आप कॉमन नहीं ले पाएंगे, इसलिए इसको आप अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इससे आपका फैक्टर नहीं आएगा, बस आपका यही ठीक है। यहाँ से आपका ये आंसर आ गया और इसी को आप लिख देंगे, दिस इज आवर रिक्वायर्ड रूट्स, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें भी हमसे बोला गया है कि द्विघात समीकरण cx x² - x - 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2 = 0। अब इसके रूट्स ज्ञात करने हैं आपको, ठीक है ना। तो अब आपको ये नहीं बोला गया किस मेथड से ज्ञात करना है, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम आपको फैक्टर मेथड से करके दिखा देते हैं। तो इसमें आपको पहले तो 6x² - x and -2 = 0 लिख लेना है। फिर इनका मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, 6 × 2 6 2 जा 12 आ गया, ठीक है ना। तो 6 में से 2 माइनस करेंगे, तो 6 में से 2 माइनस करिएगा तो 4 आएगा, आपका 1 नहीं आएगा यहाँ पे कुछ नहीं, तो ये 1 आना है, ठीक है ना। तो आप इसका दूसरा लेंगे, 4 3 जा 12 है ना, इसका दूसरा फैक्टर 4 3 जा 12। अब 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे आप स्प्लिट कर देंगे इसको, तो आप यहाँ लिखेंगे 6x² माइनस 1 को चेंज करेंगे 4 - 3, 4 3 जा 12 आ रहा है, 6 2 जा 12 आ रहा है, ठीक। अब 4 - 3 1 भी आ रहा है, दोनों आना चाहिए। और x की जगह x लिखेंगे, -2 की जगह -2 = 0। अब आप लिखेंगे 6x² माइनस, इसमें होगा तो 4 और x का मल्टीप्लाई 4x, फिर माइनस माइनस प्लस और 3x, फिर -2 = 0। अब यहाँ देखिए दोनों में क्या कॉमन है ना, तो इसमें 2 कॉमन है, क्या है ना, 2 और x कॉमन है। 2 3 जा 6 3 बचा, और एक x कॉमन है तो एक x बचेगा। यहाँ देखिए 2 2 जा 4 2 बचेगा, और x कॉमन है तो कुछ नहीं, यहाँ माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। इन दोनों में देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ x है, यहाँ है नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं। तो जब कुछ भी नहीं हो तो आप 1 कॉमन लेंगे, 1 तो सब में होता है ना, तो 1 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे 3x रहेगा, माइनस का 2 रहेगा, सेम जो है वही रहेगा। अब 3x - 2 आपको यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो 3x - 2 आप पूरे में कॉमन ले लेंगे। तो इसके बाहर जो 2x है उसको लिख लीजिए, और इसके बाहर जो +1 है उसे लिख लीजिए = 0। अब आपके ये और ये दो फैक्टर आ गए, तो इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, 3x - 2 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा 3x = 2, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2/2,
3, ठीक है। और यहाँ देखिए 2x + 1 = 0, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। तो ये x की आपकी दो वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है ना। तो x की क्या वैल्यू आएगी, देयरफॉर द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2/3 एंड -1/2। ये आपके आंसर हो जाएंगे। इस तरह से आप इसके रूट्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसको श्रीधराचार्य से या फिर आप कंप्लीट स्क्वायर से भी कर सकते हैं। जब हम उस चीज़ को पढ़ाएंगे तो आपको वहाँ पे दोनों मेथड समझा देंगे। फिलहाल आप इस तरह से करेंगे, ठीक है। देखिए स्क्रीन पे आपको द्विघात समीकरण लिखा हुआ है। ये एग्जाम्पल नंबर 5 है। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² - 2√6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए, मतलब इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो आप सबसे पहले इसका सॉल्यूशन आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ये लिखेंगे 3x², ठीक है, और -2√6x + 2 = 0। अब आपको वहीं काम यहाँ भी करना है। ये जो 3 है इंटू ये 2, तो 3 2 6 आ गया। अब 6 का फैक्टर करना है कि 2√6 है, ठीक है ना। तो 6 के कौन से फैक्टर है जो 2√6 लाए, है ना। तो आप 6 को √6 और इसको भी √6 लिख दें, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, 6 आ जाएगा। और जब √6 और √6 को जब ऐड करेंगे तो 1√6 क्या आ जाएगा, 2√6 आ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझ में आया। तो उसी से आप यहाँ पे स्प्लिट कर देंगे, 3x² लिखेंगे माइनस, अब यहाँ पे जो 2√6x है यहाँ पे क्या लिखेंगे, √6 + √6, ठीक है, √6 + √6x, अब फिर प्लस 2 = 0। फिर अगला लाइन में होगा 3x² - √6x, ये माइनस फिर हो जाएगा √6x और +2 = 0, ठीक है। इसमें देखिए क्या कॉमन है, तो अभी तो कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि आपको यहाँ 3 है, यहाँ √6 है, तो 3 को आप लिख देंगे √3 × √3, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करने पर 3 आएगा, और इंटू x, ठीक है, इसको लिख दिया। फिर माइनस √6 को आप क्या लिखेंगे, √3 × √2, 3 2 जा 6 होगा, इंटू x लिखेंगे, ठीक है। -6 को क्या लिखेंगे, √3 × √2, ठीक है ना, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। और x को क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, ठीक है ना। इसकी ज़रूरत नहीं, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, 6 को क्या लिखा, √3 √2, 3 2 जा 6 हो गया, x का x, +2 को आप क्या लिखेंगे, √2 × √2, ठीक है ना, = 0, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई होने पर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, रूट हट जाएगा। ये पॉइंट आपको ज़रा ध्यान रखने की चीज़ है कि आप किस तरह से यहाँ पे इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आप देखेंगे √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो √3x आपका कॉमन आ जाएगा, तो √3x बचेगा भी, √3 और x बचेगा भी। फिर माइनस √3 कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, √2 बचेगा, ठीक है। माइनस इसमें देखिए √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, तो आप रूट में 2 कॉमन लेंगे तो √3x यहाँ पे बचेगा, ठीक है। माइनस कॉमन लिया इसलिए ये प्लस का हो गया, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, √2 और बच जाएगा, √2 = 0। अब आप क्या देखेंगे कि √3x - √2, ये आपका यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको हमने कॉमन लिया, तो इसके बाहर क्या आ गया, √3x और -√2 = 0, ठीक है। तो इस तरह से इसका ये फैक्टर हो गया। अब आप इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए 0 के इक्वल पुट कर लेता हूँ इसको, √3x - √2 = 0, तो √3x = √2, तो x इक्वल क्या होगा, √2/√3, तो इसका मतलब x इक्वल क्या आ जाएगा, रूट में 2/3, पूरा आप रूट बना सकते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। तो x की ये वैल्यू आ गई। अब दूसरा भी यही चीज़ है, क्या है, √3x - √2 = 0, जब पुट करेंगे तो सेम यही चीज़ है, तो यहाँ भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2/3। इसका मतलब इसके दोनों रूट्स क्या हैं, सेम हैं, और वो क्या है, देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स आर क्या, √2/3 और √2/3, ठीक है, दोनों √2/3 √2/3 हो जाएंगे, ठीक है।
उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। उदाहरण नंबर 6 में मैं पढ़ के आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। इसमें लिखा है कि मान लीजिए कि एक धर्मादा ट्रस्ट कोई है ना, संस्था है, धर्म प्रचार करती है, वो 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है। 300 स्क्वायर मीटर का एक प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए कक्ष बनाना चाहते हैं, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। उसकी जो लंबाई है ना, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हम मान लेंगे चौड़ाई x है, तो लंबाई क्या हो जाएगी इसका 2 गुना 2x और 1 अधिक तो +1, ठीक है ना। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी। अब कह रहा है कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो हम सिंपली इसकी मान लेंगे कि लंबाई क्या है, माना कक्ष की लंबाई, प्रार्थना सभा के कक्ष की लंबाई x मीटर, ठीक है ना। इसलिए चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 2x + 1 मीटर, ठीक है ना। अब आपको पता है आयताकार प्रार्थना सभा कक्ष का क्षेत्रफल, आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है क्या है, लेंथ इंटू ब्रीथ। आयताकार प्रार्थना सभा का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। अब क्षेत्रफल आपको दे रखा है 300 मीटर स्क्वायर, तो 300 लिख लीजिए। और लंबाई कितनी है आपने यहाँ पर निकाला है 2x + 1 मीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी है, x आपने माना हुआ है तो x लिख लीजिए। अब ये हो जाएगा 300 बराबर 2x² एंड प्लस x, ठीक है ना। इसको थोड़ा उधर ले जाइए तो यह आ जाएगा 2x² + x - 300 = 0। अब इसका फैक्टर करना है, तो आपके पास 300 है, 2 600 हो गया, तो 600 लिखिए, इसका फैक्टर कर लीजिए तुरंत। 2 3 6 0 0, फिर 2 से करिए 1.5, फिर 2 से करिए 2 7 14, 2 5 10, फिर 5 से करिए 5 इकाई 5, 2 बचा 25, 5 बचे 25, फिर 5 से करिए 5 3 15, फिर 3 इकाई 3, ठीक है ना। तो अब आपको ये आ गया, आपका फैक्टर आ गया। अब फैक्टर करने के बाद अब इसमें आपको ये देखना है कि कौन कौन से इसका फैक्टर हो रहा है जिससे इसका काम बन जाए, ठीक है ना। तो उसको देखना पड़ेगा। तो देखिए कैसे होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, यहाँ तो 24 आ गया, और 5 बच्चे 25 आ गया, ठीक है ना। 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसी को 1 हिलाना है आपको, तो आप लिखेंगे 2x² और प्लस यहाँ पे लिखेंगे 25 - 24x - 300 = 0। अब ये हो जाएगा 2x² + 25x - 24x - 300 = 0, ठीक है। यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं, केवल x कॉमन है, तो यहाँ पे x लेंगे तो 2x बचेगा और यहाँ पे 25 बचेगा, और माइनस यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है देखिए, तो यहाँ पे 12 कॉमन आएगा 12, तो 12 दूनी 24, 2x बचेगा, ठीक है ना। माइनस कॉमन ले लिया इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा। अब 12 से इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 12 दूनी 24, 6 30 60, 12 पंचे 60 = 0, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका फैक्टर होगा। अब आपको आगे देख रहा होगा कि 2x + 25 कितना, 2x + 25, 2x + 25 आपका कॉमन आ जाएगा, 2x + 25, 2x + 25, x - 12 हो जाएगा अलग, x - 12 = 0। अब इसको आप पुट करेंगे 2x + 25 = 0, तो 2x इक्वल आ जाएगा -25, तो x इक्वल क्या आ जाएगा, -25/2, तो x इक्वल क्या आएगा 12.5 नेगेटिव में। इसे आप नेगलेक्ट कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्योंकि x क्या है, ब्रीथ है, और कभी भी हमारी जो भी रेक्टेंगल होगा उसकी ब्रीथ कभी माइनस नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि माइनस होगी तो लोग बैठेंगे कहाँ, 0 में तो बैठ नहीं पाएंगे, माइनस में कैसे बैठेंगे उस प्रार्थना सभा में। तो इसको आप करेंगे x - 12 = 0, तो x इक्वल क्या आ जाएगा 12, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, देयरफॉर रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ प्रेयर रूम, जो भी आपका है लिख दीजिए, है ना, प्रेयर रूम इज 12 मीटर, एंड ये क्या है, लेंथ नहीं है, ये ब्रीथ है, ठीक है ना। यहाँ ब्रीथ लिखना है, गलती नहीं करना है, ब्रीथ BREATH, एंड लेंथ इक्वल 2 × 12 + 1, 12 दूनी 24, 1 25 मीटर इसकी ये है, ठीक है ना। अब 12 25 का गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, ठीक है ना। 25 दूनी 50 का 0 हासिल 5, और 25 का 25 5 30, ठीक है ना।
300 मीटर इसका एरिया आ रहा है, ठीक है ना। और इसकी जो 12 है इसका दोगुना करिए, 12 दूनी 24 और 1 ज़्यादा करिए 25, ठीक है ना। तो दोगुने से 1 भी अधिक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। इसके जो रूट्स आएंगे वो एक्स की जो वैल्यू आएगी उसमें नेगेटिव को नेगलेक्ट करके पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू ही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कक्ष की लंबाई और चौड़ाई निकाल लेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको ये सभी एग्जाम्पल्स और इसके जो फंडामेंटल मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। और अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे और उसके क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति लेना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।